चलिए, जो अपने हमने जो बात किया था फिलहाल वो करते हैं, बाकी जो है वो बताइएगा। सेफ्टी कमेटी का मेंबर 15 होते हैं यार, उनको कंफर्म रखना, ठीक है। पहले भी इस मैटर में डिस्कस हो चुका है कि सेफ्टी कमेटी का मेंबर कितने होते हैं। ओके, 15 होता है यार, पहले भी ये बता चुका है, 13 नहीं। मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर को मिला के क्या हो गए, 15। ओके, चलिए 13 वाले कंफ्यूजन हटा लें, सेफ्टी कमेटी का 15 होता है, मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर को मिला के, ठीक। अब इसमें फर्दर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। ये देखो, सीएमआर का क्या है, हमें क्विक रिवीजन करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवीजन करना है, ठीक। तो चलिए, जो भी है मैंने ये क्या किया है, मार्क कर लिया है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें क्या है, आप इसको देख के, पीडीएफ देख के भी अपने से भी रिवीजन कर सकते हैं, कल परसों जब भी टाइम मिले, और या फिर नेक्स्ट जब भी अगला कभी भी आपको सीएमआर का जरूरत पड़े तो इससे क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, चालू करते हैं, तो क्या है ये, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डीजीएमएस किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और डीजीएमएस। ठीक। तो ये 27 नवंबर 2017 को हमारा सीएमआर चालू हुआ था। 100 मीटर, क्या लिख रहे हो यार, ओपन क्लास ब्लास्टिंग केबल का लेंथ 100 मीटर यार, 100 मीटर है उसका लेंथ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन आया था आपके एनसीएल में भी, डीजीएमएस किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपन। 27 नवंबर 2017, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सीएमआर 2017 कब लागू हुआ, तो 27 नवंबर 2017। सेक्शन 57 माइंस एक्ट 1952 का कहता है कि सीएमआर बनाओ, किसको देता है, कमिटी, एक कमिटी बनती है जो कि सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट है, ठीक है। तो ये कमिटी जो है आपका सेक्शन 12 माइंस एक्ट के सेक्शन 12 में है। ओके, सेक्शन 57 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 के तहत सीएमआर बनाया जाता है। कौन बनाता है, ये कमिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ठीक। कौन बनाता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी बनाता है। सेक्शन 57 माइन एक्ट का सेक्शन 57 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया है कि आप सीएमआर बनाइए, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी कंस्टिट्यूट करता है, सेक्शन 12 के तहत वो सीएमआर बनाता है। ओके, तो इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है कि सीएमआर 2017 का पूरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो पूरा नाम यही है, द कोल माइंस रेगुलेशन 2017, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूरा नाम क्या है, तो क्या है, द कोल माइंस रेगुलेशन 2017, ठीक है। हर एक कोल माइंस में, इंडिया के हर एक कोल माइंस में लागू होता है, ना कि सिर्फ कोल इंडिया के लिए बना है। जितने भी कोल माइंस है हमारे इंडिया में वो सबके लिए लागू होता है, ठीक है। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इंडिया के जहां जहां माइंस चल रहे हैं, कोल माइंस, वहां वहां आपका सीएमआर चालू, जहां जहां आपका कोल माइंस चल रहा है वहां वहां क्या है, सीएमआर लागू होगा, ठीक। मॉक टेस्ट वाला तो डिस्कशन सिद्धार्थ सर ने अभी किया ना। वो क्या है, सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है कि अपन डाल रहे हैं आंसर कुछ और इधर उधर हो जा रहा है। वो आकाश से मैंने बात किया, तो मॉक टेस्ट का ये प्रॉब्लम था, तो आकाश ने बोला आगे से सर ध्यान दूंगा, और बाकी ठीक है। तो अबंडेंट वर्किंग अगर पूछता है, तो अबंडेंट वर्किंग क्या है, आगे कोई इंटेंशन नहीं है काम करने का फ्यूचर में, ठीक। अबंडेंट वर्किंग और डेफिनेशन है, तो ऐसा जो बंद हो गया है और उसका आगे इंटेंशन कोई नहीं है। ओके, अबंडेंट वर्किंग क्या है, कोई ऐसा जब हम माइंस बंद हो गया जिसका कोई इंटेंशन नहीं है फ्यूचर में काम करने का। ऑक्सिलरी फैन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर फेस को वेंटिलेट करने के लिए होता है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर फेस को या किसी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट के किसी एक पार्ट को वेंटिलेट करने के लिए ऑक्सिलरी फैन होता है, या तो एग्जॉस्टिंग होता है या फोर्सिंग होता है। ओके, ये और एक बूस्टर फैन होगा। बूस्टर फैन क्या होता है, हवा के करंट को बूस्ट करने के लिए काम आता है पूरे वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट के इनटेक और रिटर्न एयर में। बैंक्समैन आपका शाफ्ट के ऊपर में रहता है, टॉप ऑफ द शाफ्ट में रहता है बैंक्समैन।
कोल देखो, कोल अगर पूछ लिया तो ये नहीं कि सिर्फ कोयला ही, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, सिर्फ इतना ही कोल नहीं होता है। कोई भी फॉर्म कार्बोनेशियस मैटर का अगर मिलेगा जो कि कोल की तरह मार्केट में बिकता है तो वो क्या है भैया, कोल कहलाएगा। सिर्फ एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, जो कुछ भी है अभी फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। कोल क्या है, कोई भी कार्बोनेशियस मैटर। कमिटी सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कमिटी कौन से सेक्शन के तहत, एक्ट के किस सेक्शन के तहत बनाया गया है, तो सेक्शन 12 आपका कमिटी है। कंपिटेंट पर्सन का एज पूछता है, बहुत एग्जाम में कंपिटेंट पर्सन का एज पूछता है, तो 20 साल होता है कंपिटेंट पर्सन का एज, जिसे कौन अपॉइंट करता है, मैनेजर अपॉइंट करता है, ठीक है। तो कंपिटेंट पर्सन से क्या क्वेश्चन आता है, एज का ही क्वेश्चन आता है ज्यादा, तो 20 ईयर्स एज होता है। डीप होल ब्लास्टिंग 3 मीटर डेप्थ, ठीक, 3 मीटर से ज्यादा डेप्थ को अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, डीप होल ब्लास्टिंग। अंडरग्राउंड में, सॉरी ओपन कास्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ डीप होल ब्लास्टिंग होता है, ओपन कास्ट माइंस में होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है डीप होल ब्लास्टिंग किससे रिलेटेड है, ओपन कास्ट से है कि अंडरग्राउंड से है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डीप होल ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइंस से रिलेटेड है जिसका डेप्थ 3 मीटर से ज्यादा होगा। डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या है, कोई ऐसा माइंस जिसे बंद कर दिया गया है और वो इनएसेसिएबल है, ठीक है, वहां अपन जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा खोला जा सकता है, ठीक है। अबंडन क्या था, जिसे दोबारा खोलने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो अबंडन हो गया। हाँ, और डिसकंटिन्यू क्या है, जिसे दोबारा खोला जा सकता है और इनएसेसिएबल है। एक डिसयूज वर्किंग है, वो क्या था, एसेसिएबल है, जहां अंदर जाया जा सकता है, टेम्परेरी बंद किया गया है लेकिन अंदर जाया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, डिसयूज वर्किंग, ठीक है। फेस से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फेस का क्या डिफाइन, फेस, फेस क्या, मूविंग फ्रंट ऑफ कोई भी वर्किंग प्लेस का मूविंग फ्रंट रहता है। ये भी ऑप्शन में रहेगा, इन बाई एंड ऑफ गैलरी, ठीक है, रोडवे और ड्रिफ्ट, जो एंड ऑफ गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट है, ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो बोथ आपको टिक करना है, ये नहीं कि सिर्फ मूविंग फ्रंट ऑफ वर्किंग प्लेस देखे और टिक करके आगे बढ़ गए, ठीक है। रेगुलेशन नंबर याद करने वाला कल क्लास, परसों क्लास हो चुका है, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो रिपीटेड क्लास देख लें। फ्रेम प्रूफ एनक्लोजर भैया जानते हो, फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर आप सब जानते हैं, एक ऐसा एनक्लोजर जिसके अंदर में स्पार्क, जिसके अंदर में एक्सप्लोजन हो जाए तो वो इतना ताकतवर ना हो जिसका बाहर इफेक्ट पड़े, वो फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर होता है। इंट्रिंसिकली सेफ आएगा तो वो क्या था, स्पार्क उसमें जो प्रोड्यूस होता है वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं रहता है कि गैस को एक्सप्लोड कर सके, ठीक है। गैस अगर पूछेगा तो उसमें फ्यूम और वेपर दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। पूछेगा व्हाट इज गैस, नहीं दिख रहा है क्या, अब दिखेगा। अब यार वो तो हाईलाइट हो चुका है, उसको कैसे चेंज करूं। कहाँ गया मैसेज, अबे यार ये अपडेट कर दिया है ऐप को ना अलग अलग तरीके, सॉरी। फास्ट कर रहे हैं ना, गैस में क्या क्या इंक्लूड होगा भैया, फ्यूम एंड वेपर, गैस सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री क्या होगा, 0.1% से या तो डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है, या तो डिटेक्ट नहीं होगा, या तो गैस ही नहीं होगा तब भी फर्स्ट डिग्री बोलेंगे, ओके, या तो गैस नहीं होगा तब भी फर्स्ट डिग्री बोलेंगे, और 0.1% से कम रहेगा तो फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। और सेकंड डिग्री कब बोलेंगे, जब 0.1% से ज्यादा गैस रहेगा और 1 क्यूबिक मीटर से और 10 क्यूबिक मीटर के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए पहला पहला का क्या है, या तो अवेलेबल ही ना हो, ओके, या तो क्या हो 0.1% से कम हो, और क्या है 1 क्यूबिक मीटर पर टन से कम हो। पहला फर्स्ट डिग्री का क्लियर हुआ, या तो गैस ही ना हो, या 0.1% से कम हो, या 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल टन से कम हो। और क्या बोल रहा है, सेकंड डिग्री में 0.1% से ज्यादा हो, 0.1% से ज्यादा हो और 1 क्यूबिक पर मीटर से 10 क्यूबिक मीटर पर मीटर से बीच में हो। थर्ड डिग्री का क्या है, 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा आपका है, ठीक है। हम्म, गैसी सीम ऑफ थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री का जब गैसी सीम है, थर्ड डिग्री का गैसी सीम है तो वो 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा 10 होगा, ठीक है। गोफ क्या होता है, जहां से कोयला निकाला जा चुका रहता है उसे गोफ बोलते हैं, ओके। अब एच ई एम एम क्या कहलाता है, हर वह मशीन जो कि ओपन कास्ट माइंस में यूज होता है, लेकिन क्या हाथ से जो ड्रिल यूज होता है वो नहीं रहता है, और 50 मिलीमीटर तक के डायमीटर अगर उससे कम है, ठीक है, ड्रिलिंग होल ऑफ डायमीटर अप टू 50 मिलीमीटर, तो भैया 50 मिलीमीटर तक डायमीटर अगर कम है तो
वो HEMM नहीं कहलाएगा। ठीक है, सारे मशीन ओपन कास्ट में यूज होते हैं HEMM कहलाते हैं, लेकिन ड्रिल मशीन जो हाथ से यूज करते हैं या 50 मिलीमीटर से उसका डायमीटर कम होता है, तो वो क्या होता है भाई, वो HEMM नहीं कहलाएगा। इंट्रिंसिकली सेफ मैंने बता दिया, स्पार्क उतना ताकतवर नहीं रहता है जो कि गैस को उड़ा सके। इनसेट मतलब शाफ्ट के बीच बीच में जहां भी लैंडिंग रहेगा या प्लेटफॉर्म रहेगा उसको इनसेट कहलाएगा। ठीक है, मशीनरी हो गया। मैनेजर, मैनेजर रेगुलेशन 27 अपने को याद रखना है। रेगुलेशन 27 हमको याद रखना है कि मैनेजर किस में अपॉइंट होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर रेगुलेशन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड होता है, कोल, स्टोन, डेब्रिस और एनी अदर मटेरियल। ठीक है, ये नहीं कि मटेरियल पूछेगा तो मटेरियल में क्या क्या आ रहा है, कोल भी आ रहा है, स्टोन, डेब्रिस, माइंस में स्टोन, डेब्रिस, अदर मटेरियल जो भी है वो मटेरियल के अंदर आ जाता है। माइन किसको कहते हैं, सारा माइन बाउंड्री के अंदर। ठीक है, माइन बाउंड्री के अंदर जितना भी काम है, ऑल प्लांट, मशीनरी, वर्क, ये सब क्या कहलाता है, माइंस कहलाता है। माइन बाउंड्री के अंदर जो जो चीजें हैं वो माइंस कहलाता है। ठीक है, ऑन सेटर क्या होता है, जो शाफ्ट के नीचे में रहता है। ठीक है, ये हो गया, शाफ्ट बॉटम में होता है। ओवरमैन के पास मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम। ओके, क्वार्टर, क्वार्टर देखो 3 महीने का, तीन तीन महीने का चार भाग में अपन बांट देते हैं। ओके, जो हमारा साल है उसको 3 3 महीने के 4 भाग में बांट देते हैं। 1 जनवरी टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू, कहाँ गया अभी, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। मतलब क्वार्टर में ये कंफ्यूज मत होइएगा कि चार चार महीने का है, नहीं, 3 3 महीने का 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, 12 को अपन। सॉकेट समझ रहे हैं, सॉकेट जो लास्ट में रिमेनिंग बच जाता है माइंस में, सॉकेट जो बोर होल और ब्लास्टिंग के बाद ये थोड़ा सा होल लास्ट बच जा रहा है वो सॉकेट कहलाता है। टब में, टब का मतलब क्या होता है, जो भी रेल में घूमेगा। ठीक है, ये जो पटरी में जो चीजें चलती हैं, पटरी में जो चीजें चलती हैं वो क्या कहलाता है, टब। ओके, वर्किंग प्लेस क्या होगा, कोई भी वर्किंग प्लेस जहाँ लॉफुल एसेस होता है, जहाँ लोगों का लॉफुल एसेस होता है वो वर्किंग प्लेस कहलाता है। ठीक, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, बाकी छोड़ना कुछ नहीं है। क्विक रिवीजन में क्या है, ये इम्पोर्टेंट जो लगा उसे ही बताया गया है। ओके, अब चैप्टर 2 में आते हैं, रिटर्न्स एंड नोटिसेस। नोटिस ऑफ ओपनिंग क्या होता है, नोटिस ऑफ ओपनिंग दिया जाता है ऑनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा। किसको दिया जाएगा भैया, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाता है। ओके, 30 दिन पहले दिया जाएगा। ये माइंस एक्ट के सेक्शन 16 में दिया हुआ है, फॉर्म 1A में दिया जाएगा। ठीक, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाएगा नोटिस ऑफ ओपनिंग, और प्लान उसमें दिया जाएगा, एक प्लान दिया जाएगा, उसमें क्या रहेगा, 2 प्लान शो किया जाएगा। ठीक है, सरफेस प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान उसके साथ दिया जाएगा, जो हम नोटिस ऑफ ओपनिंग दिए जा रहे हैं। अगर CMR 2017 से पहले खुला हुआ है तो ये 60 डेज का वो दिया, ये प्लान जो हम सबमिट कर रहे हैं, सरफेस प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, तो क्या बोल रहा है, सरफेस प्लान जमा करने के लिए 60 दिन का समय दे रहा है और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जमा करने के लिए 1 साल का समय दे रहा है, CMR 2017 आने के बाद, यदि माइंस पहले से खुला हुआ है तो। ठीक, अब ओपन होने के बाद फोर्थविथ तुरंत हमें कम्युनिकेट करना है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो ये हमारा नोटिस ऑफ ओपनिंग था, फॉर्म 1A। और एनुअल रिटर्न देखिए, ये 1 फरवरी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होता है, पहले ये 20 फरवरी था, ऑप्शन में 20 फरवरी भी रहेगा, लेकिन हमारा CMR 2017 में ये 1 फरवरी में आपको जमा करना है एनुअल रिटर्न। किसको किसको, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। किस फॉर्म में, फॉर्म 3 में जमा करना है। ठीक है, एनुअल रिटर्न, नोटिस ऑफ अबंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूस। देखिए, अबंडनमेंट का आपका फॉर्म है फॉर्म 1C, क्लोजर और डिसकंटिन्यूस का फॉर्म क्या है, सॉरी, अबंडनमेंट और क्लोजर का है 1C और डिसकंटिन्यूस का क्या है, फॉर्म 1D। ओके, जब आपको क्या है, माइंस खोलना है, बंद करना है, नोटिस ऑफ, हमें माइंस बंद करने का नोटिस देना है, तो 60 दिन पहले हमें देना पड़ेगा कि हम माइंस को बंद करना चाहते हैं। किसको किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और उसमें रीजन भी बताएंगे कि क्यों बंद हो रहा है और कितने लोग उसमें अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक, तो ये आपका फॉर्म 1C, फॉर्म 1D, अबंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस डी से फॉर्म 1D याद रखिएगा, फॉर्म वाले से क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब चांसेस है ये, इससे फॉर्म वाले से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग करना है तो फॉर्म 1B, दोबारा हमें नोटिस ऑफ रीओपनिंग करना है। इसको याद कैसे करेंगे, ओपनिंग 1A
रीओपनिंग 1B, बाकी 2C 2D बीच में आ गया। ठीक, अब क्या है, रीओपनिंग करना है तो फिर से ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देंगे कि भैया हम माइंस को रीओपन करना चाहते हैं। ठीक, और रीओपन हो गया, होने के बाद करेंगे फोर्थविथ, तुरंत कम्युनिकेट करेंगे चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हमारा माइंस खुल चुका है। नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट और मैनेजर। ठीक है, ऑनरशिप चेंज हो रहा है, अपॉइंटमेंट एजेंट मैनेजर जो भी हो रहा है तो उसका नोटिस इन फॉर्म्स में देते हैं, 2A 2B 2C 2D। ठीक है, चेंज इन नेम में 2A, ठीक, 2B ऑनरशिप चेंज में, और अपॉइंटमेंट टर्मिनेशन ये 2C 2D 2E है, इसको आप देख लेंगे। ओके, तो ये देखिए रेगुलेशन नंबर 7 है, तो इसमें जो भी नोटिस दिया जाता है ये 7 दिन, इसमें देखिएगा मैक्सिमम हर जगह क्या दे रहा है, 7 दिन। ठीक है, चेंज ऑनरशिप हो रहा है, एजेंट हो रहा है, माइंस का नेम चेंज हो रहा है, या अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर हो रहा है, तो हर जगह आप देखेंगे इसमें कितने दिन के अंदर दिया जा रहा है, 7 दिन के अंदर दिया जा रहा है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं देते हैं। ओके, ऑनरशिप ट्रांसफर्ड हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, टर्मिनेशन हुआ, हर जगह देखिए यहाँ 7 7 दिन आ रहा है, तो रेगुलेशन नंबर 7 आपको याद रखना है, 7 दिन। ओके, अब देखो एक्सीडेंट फॉर्म 4A में, एक्सीडेंट हुआ सिंपल तो फॉर्म 4A में देना है। ठीक है, एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस दो चीजें होता है, एक्सीडेंट से या तो लाइफ लॉस होगा या सीरियस बॉडली इंजरी होगा, और डेंजरस अकरेंस मतलब कुछ ऐसा जिससे कि कुछ बड़ा घातक हो सकता था। ठीक है, जिससे जैसे कि आग लग जाना, एक्सप्लोजन होना, रूफ फॉल होना, बस्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, उसको डेंजरस अकरेंस के बीच में, डेंजरस अकरेंस के अंदर आएगा। तो अगर ये डेंजरस अकरेंस या एक्सीडेंट होता है तो क्या करता है ऑनर एजेंट और मैनेजर, तुरंत फोर्थविथ क्या करता है, सबसे पहला काम क्या रहता है, रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है फोर्थविथ, या तो फोन करके, टेलीफोन करेगा, स्पेशल मैसेंजर वगैरह से दे देगा। एक तो तुरंत काम किया कि रीजनल इंस्पेक्टर को भेज दिया, और 24 घंटे के अंदर क्या किया, एवरी उस जो भी हुआ उसके 24 घंटे के अंदर वो क्या किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, ये सबको जाकर दे दिया कि भैया हमारे माइंस में ये चीजें हुई है। कौन से फॉर्म में, फॉर्म 4A में। ओके, द ऑनर नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड में 14 दिन, यहाँ देखिए कंफ्यूजन आप लोग होता है, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, तो ये जो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट जो हुआ है उसको नोटिस बोर्ड में कितने दिन के लिए लगाएंगे, कम से कम 14 दिन, 14 दिन से कम नहीं होना चाहिए जो नोटिस बोर्ड में हम लगाएंगे, ये याद रखना है। एक्सीडेंट अगर हुआ है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी में हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हुआ है, तो हम इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी इन्फॉर्म करेंगे, टेलीफोन मैसेंजर वैसेंजर से, अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारा हुआ है तो। ओके, अब देखो इफ डेथ रिजल्ट फ्रॉम इंजरी ऑलरेडी रिपोर्टेड सीरियस, अगर पहले से हम रिपोर्टेड किए थे कि सीरियस है और वो मर जाता है तो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंपनसेशन को फिर से हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि भैया जो हम वो था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कोई पर्सन खत्म हो जाता है तो फॉर्म 4B में देते हैं, और कोई लौट कर आता है, ठीक है, विद इन 15 डेज ऑफ द इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी, तो अगर कोई 7 दिन के अंदर क्या देंगे, अगर कोई बंदा खत्म हो गया तो 7 दिन के अंदर हम इसका इंफॉर्मेशन देंगे कि ये था, ये सीरियस था, ये खत्म हो गया। और कोई बंदा अगर लौट करके आता है तो 15 दिन के अंदर अपन फॉर्म 4C में देंगे कि ये था, इंजर्ड था, सीरियस इंजर्ड था, ये लौट कर आ गया है। ओके, नोटिस ऑफ डिसीज देखो, नोटिस ऑफ डिसीज विद इन 3 डेज, 3 दिन याद रखना है कि 3 दिन के अंदर हमें क्या करना है, नोटिस ऑफ डिसीज देना है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को और कंपनसेशन अथॉरिटी को फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, मेडिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कंपनसेशन अथॉरिटी को फॉर्म 5 में देना है। ओके, नोटिस ऑफ डिसीज। अब देखो क्या है, एग्जामिनेशन वाला उतना खास आप लोगों का नहीं है क्योंकि ये डीजीएमएस से रिलेटेड है, फिर भी अपन जान जाते हैं कि एग्जाम बोर्ड जो होता है, जो एग्जाम लेता है डीजीएमएस का, उसमें कितने मेंबर होते हैं, मान लीजिए पूछ दिया भाई, हम क्यों इसको छोड़ें, है ना, सीएमआर में तो है, तो कितने होते हैं, चेयरमैन प्लस 5 मेंबर, मतलब टोटल 6 मेंबर होते हैं बोर्ड में, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, 6, 5 मेंबर जिनके पास क्या होगा, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ क्या होगा, फर्स्ट क्लास नॉलेज सर्टिफिकेट, कम से कम 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में लेक्चरर या प्रोफेसर या
किसी माइनिंग रिसर्च प्लानिंग से जुड़ा हुआ बंदा, ये 5 का ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके। अब 5 जो बोला है उनमें से कम 3 क्या होने चाहिए, ए और बी में से होने चाहिए। ए और बी मतलब फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर और 2 साल का एक्सपीरियंस, और कम से कम एक किस में होना चाहिए, सी और डी में से होना चाहिए। मतलब या तो पढ़ा रहा है या किसी रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये बोर्ड जो डीजीएमएस का एग्जाम लेता है, टोटल मेंबर 6 याद रखना है, चेयरमैन प्लस 5 मेंबर। ओके। 10 दिन का कम से कम नोटिस देगा। बोर्ड का अगर मीटिंग करना है तो कम से कम कितना दिन का नोटिस दिया जाएगा, 10 दिन का क्लियर नोटिस दिया जाएगा। ठीक है। चेयरमैन जो है वो हमेशा प्रिसाइड, मतलब उसका अध्यक्ष रहेगा कौन, चेयरमैन बोर्ड का, जो उसको प्रिसाइड करेगा। ओके। चेयरमैन अगर किसी रीजन से एब्सेंट रहता है तो अपन क्या करेंगे, बोर्ड मेंबर वहीं पास इलेक्ट कर लेंगे। दो चीजें हैं, या तो अचानक से एब्सेंट हो गया किसी रीजन से मीटिंग के दिन, और क्या है वो परमानेंटली कहीं जा रहा है तो वो किसी को ऑथराइज करके जाता है, वो नीचे आएगा। कम से कम 3 मेंबर रहेगा तभी मीटिंग होगा, वरना नहीं होगा। यही चीज है कि टेम्परेरी एब्सेंट कहीं जा रहा है तो किसी को ऑथराइज करके जाएगा कि बोर्ड में से मेंबर में से कि आप चेयरमैन का काम करेंगे। सर्टिफिकेट क्या क्या ग्रांट करता है, मैनेजर सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सर्वेयर, ओवरमैन, गैस टेस्टिंग, सरदार, वाइंडिंग इंजन मैन और गैस टेस्टिंग, ये सारे सर्टिफिकेट बोर्ड एग्जाम लेता है। ठीक है। सबमिशन, एप्लीकेशन कब सबमिट करता है, एग्जाम लेने से 60 दिन पहले वो एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करता है। ठीक है। एज लिमिट याद रखना है, 20 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 20 साल एज होना चाहिए, वरना किसी भी डीजीएमएस के एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते हो। और क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीजें हैं कि डिप्लोमा डिप्लोमा होल्डर हो तो क्या है, 5 साल और 4 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। 5 साल फर्स्ट क्लास के लिए, 4 साल सेकंड क्लास के लिए। डिग्री वाले हैं तो फर्स्ट क्लास के लिए 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, जो फील्ड से है। ओके। जो फील्ड से हैं उनको कितना चाहिए, 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। और जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनको 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। सरदार सर्टिफिकेट के लिए जो फील्ड से उनको 3 साल का, और जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनको 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए कि उसमें वाइंडिंग के से रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कभी कभी पूछ देता है कि डीजीएमएस एग्जाम का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो कितना है भैया, 7 अटेम्प्ट आप दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। किस किस एग्जाम के लिए, फर्स्ट क्लास से लेके जीटी तक जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये सारी चीजें हैं। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट देखिए, 60 साल के एज तक वैलिडिटी रहता है। उसके बाद क्या है, आप मेडिकल हर साल दे दे के 70 साल तक काम कर सकते हो। क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर देखा जाए तो इंस्पेक्टर जो होता है हमारा, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जो भी इंस्पेक्टर्स हैं डीजीएमएस में, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए, तभी वो इंस्पेक्टर बनने के लिए वो होंगे। ठीक। 23 साल, ये एज मैनेजर का पूछ सकता है कि मैनेजर का एज कम से कम कितना होना चाहिए, 23 साल कम से कम मैनेजर का एज होना चाहिए। बिलो ग्राउंड माइंस के लिए देखिए 2500 पर टन से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास जरूरी है। जो मैनेजर हम अपॉइंट कर रहे हैं उस माइंस का अगर प्रोडक्शन 2500 टन पर मंथ से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 2500 टन पर मंथ से कम है तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों में से कोई भी चलेगा। ओके। ओपन कास्ट माइंस में देखिए 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए। 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ से कम है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी चलेगा। ठीक है। अगर ओपन कास्ट मिक्स्ड माइंस है, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों है, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए। ये नहीं कि ओपन कास्ट रिस्ट्रिक्टेड वाला मैनेजर सर्टिफिकेट भी चलेगा, नहीं। अगर वो मिक्स्ड माइंस है, कहीं कहीं होता है ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों चलता है, तो उस जगह पे आपको ये चाहिए। ठीक है। अगर अब्सेंस है किसी रीजन से तो किसी और को मैनेजर अथराइज किया जा सकता है। ठीक। किसी और को मैनेजर ऑथराइज करेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन को, कि आप एज अ मैनेजर काम करो। उसके पास भी मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑथराइजेशन कम 30 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ता है और फिर उसको हमारे परमानेंट ऑथराइज मैनेजर लाना पड़ता है। ठीक है। चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर फॉर्म 7 आपको याद रखना है कि जो भी मैनेजर अगर कहीं जाएगा
या कहीं से रिटायर होगा, ट्रांसफर होगा, तो जाने वाला मैनेजर आने वाला मैनेजर एक दूसरे को चार्जिंग देंगे, तो चार्जिंग फॉर्म 7 में दिया जाता है। 7 ही था, हाँ। सेफ्टी ऑफिसर का देखिए 5,000 टन से अंडरग्राउंड के केस में अगर ज्यादा आउटपुट होता है मंथली आउटपुट, और ओपन कास्ट के केस में 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मंथली आउटपुट होता है, तो हम क्या करेंगे, सेफ्टी ऑफिसर रखेंगे। ठीक है, फिर सेफ्टी ऑफिसर के पास फर्स्ट क्लास कब होगा, सेकंड क्लास कब होगा, कि जब नीचे से ऊपर आते हैं इसमें, कि अंडरग्राउंड के केस में 5,000 टन से ज्यादा है लेकिन 10,000 टन से कम है। ठीक है, 10,000, 5,000 से ज्यादा में सेफ्टी रख लेंगे, और 5 से 10 के बीच में क्या रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, सेकंड क्लास रहेगा, चलेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। और वही अगर बोल रहा है 10,000 टन से ज्यादा हो जाता है, 15,000 टन, 10 से 15,000 टन में, और सॉरी माइनिंग इंजीनियरिंग भी चलेगा, 5 से 10। ठीक है, 5 से बढ़ेगा तो सेफ्टी ऑफिसर रखेंगे, तो 5 से 10 के बीच में फर्स्ट क्लास भी चलेगा, सेकंड क्लास भी चलेगा, या माइनिंग इंजीनियर भी, सॉरी डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग भी चलेगा। ठीक है, जब 5 से 10 है। और वही 10 से 15 के बीच में क्या बोल रहा है, सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ही होना चाहिए। और 15 से ज्यादा में क्या बोल रहा है, सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही ओपन कास्ट के केस में बोल रहा है 20 से ज्यादा होगा तो सेफ्टी ऑफिसर रखेंगे, और 20 से 50 रहेगा तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में से कोई एक होना चाहिए, और वही 50 से ज्यादा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ही अपने को चाहिए। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर देखो क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ये चीज छूट गया था, आप लोग इसको देख लो, इसको मैं व्हाट्सएप में आज डाल दूंगा। ठीक है, 10,000 टन, 10,000 टन तक अपना क्या रहेगा भैया, 1 मिनट, जहां भी 7,000 टन से ज्यादा आउटपुट एक्सीड करता है, जहां भी 7,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहां मैनेजर क्या करेगा, असिस्टेंट मैनेजर वहां रहेगा। ठीक है, 7,000 से बढ़ेगा तो असिस्टेंट मैनेजर होगा। तो 7,000 से 10,000 टन तक कितने असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, एक। और 10,000 टन से ज्यादा जैसे होता है, 10,000 टन से ज्यादा होता है तो 1 एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 5,000 टन आउटपुट, और इन एक्सेस ऑफ 10,000 टन। ठीक है, तो कुल मिला के हमें यह याद रखना है कि असिस्टेंट मैनेजर कब दिया जाएगा, जब 7,000 टन से ज्यादा अंडरग्राउंड माइंस में प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैनेजर असिस्ट किया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा। 10,000 टन तक एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, और 10,000 टन से ज्यादा रहेगा तो हर 5,000, मतलब जैसे 15,000 पहुंचेगा तो 2 हो जाएंगे, फिर 5,000 बढ़ेगा तो 3 हो जाएंगे, इस तरीके से आपका। ठीक है, और अगर 20,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसमें से एक असिस्टेंट मैनेजर कम से कम क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। ये था हमारा असिस्टेंट मैनेजर का। ठीक, ओपन कास्ट के केस में क्या बोल रहा है, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर तक प्रोडक्शन है तो 10 असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे। 1 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा बढ़ता है तो हर मिलियन क्यूबिक मीटर में एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, 2 मिलियन क्यूबिक मीटर होगा तो 10 में से कितना, 10 के बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी होंगे, कम जितने भी असिस्टेंट मैनेजर ये प्रोडक्शन के हिसाब से होंगे, उनमें से कम 30% असिस्टेंट मैनेजर ऐसे होंगे जिनके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। ठीक, तो ये था हमारा असिस्टेंट मैनेजर का, इसको व्हाट्सएप में डाल दूंगा, ये चीज छूट गया था। ये था असिस्टेंट मैनेजर। अब क्या बोल रहा है, क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर का भी वही है, 5,000 टन से ज्यादा सेकंड और थर्ड डिग्री में तो एक वेंटिलेशन ऑफिसर होगा। ठीक, 5,000 टन और रिच एक्सीज 2,500 टन। फर्स्ट डिग्री में अगर 5,000 से ज्यादा होगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर दिया जाएगा, और सेकंड और थर्ड डिग्री में 2,500 से ज्यादा होगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर दिया जाएगा। ओके। और क्या बोल रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ अ गैसेस सिम। फर्स्ट डिग्री में 15,000 टन से ज्यादा है, और सेकंड और थर्ड डिग्री में 10,000 टन से जाना है, तो क्या होना चाहिए, उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर और दूसरे केस में क्या बोल रहा है, डिग्री डिप्लोमा वाले भी चल जाएंगे आपके वेंटिलेशन ऑफिसर में। इंजीनियर का देखिए कब होगा, 650 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल के केस में देखा जाए तो 650 वोल्ट से ज्यादा अगर यूज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, या 1.5 MVA से ज्यादा यूज हो रहा है, तो इंजीनियर के पास डिग्री और डिप्लोमा होल्डर सर्टिफिकेट को अपन इंजीनियर अपॉइंट करेंगे। और वही मैकेनिकल की बात करें तो 1,500 हॉर्स पावर, ये डाटा याद रखना, 650, 1.5 MVA, और 1,500 हॉर्स पावर से ज्यादा अगर आपका है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर अपॉइंट करना है। ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स जो हमारे ओवरमैन होते हैं, 1 और मोर ओवरमैन को हमें अपॉइंट करना है टू होल्ड चार्ज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सेम माइन ऑन ईच वर्किंग शिफ्ट। ठीक,
और उसके पास क्या होना चाहिए, जो ये ओवरमैन रहेगा ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू मैनेजर और सुपीरियर, जो ओवरमैन है वो मैनेजर के नीचे है और सुपीरियर टू द सरदार शैल होल्ड आइदर मैनेजर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट, कम से कम मैनेजर सर्टिफिकेट या असिस्टेंट मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, देखिए सर्वेयर भी छूट गया था, सर्वेयर यहाँ से देख लेते हैं। सर्वेयर का देखिए, नंबर ऑफ सर्वेयर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड, एवरेज आउटपुट अगर 8,000 टन से कम है तो एक सर्वेयर रहेगा, 8,000 टन से ज्यादा है तो एक एडिशनल सर्वे फॉर एडिशनल 15,000 टन ऑफ पार्ट देयर ऑफ। ओके, ये अंडरग्राउंड का केस था। अंडरग्राउंड केस में ये 8,000 डाटा याद रखना है। और ओपन और क्या है, ओपन कास्ट के केस में अप टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर 2, 1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर में 3, ठीक, 5 से 10 में 4, 2 3 4, और 10 से 15 में 6, और 15 से ज्यादा होगा तो क्या है, 1 एडिशनल सर्वेयर फॉर एवरी 10 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ एवरेज मटेरियल हैंडल और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो ये सर्वेयर का भी आपको ध्यान रखना है। अंडरग्राउंड के केस में 8,000 टन या उससे कम, और 8,000 से ज्यादा में इसमें एक है, और इसमें हर एडिशनल सर्वेयर रहेगा एडिशनल 15,000 में। ठीक, इसको मैं व्हाट्सएप में आज डाल लूंगा, आप लोग देख लेंगे इसको। अब कहाँ पहुंचे अपन, 5 में। ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सरदार ओवरमैन मैनेजर का ही देखते हैं, क्योंकि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारा है। तो मैनेजर का ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेली पर्सनल सुपरविजन करेगा। ठीक है, मैनेजर क्या करेगा, डेली पर्सनल सुपरविजन करेगा, वर्किंग बिलो ग्राउंड, कम से कम 4 दिन में, सप्ते में 4 दिन वो अंडरग्राउंड जाएगा। अंडरग्राउंड का जो मैनेजर है वो क्या करेगा, सप्ते में 4 दिन कम से कम अंडरग्राउंड जाएगा। और फोर्ट नाइट जो अपना रहता है 2 हफ्ते के बीच का, 14 दिन का, तो उसमें क्या रहेगा, कम से कम एक बार रात में जाएगा वो। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। ये अब मैनेजर का ड्यूटी है। मैनेजर क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा ओवरमैन ऑफिशियल से मिलने का, कम से कम ऐसा अरेंजमेंट करेगा कि दिन भर में एक बार उनसे मुलाकात हो। द मैनेजर इंश्योर करेगा कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ सपोर्ट प्रॉप मटेरियल है कि नहीं है। ठीक है, ऑनर एजेंट और ऑनर एजेंट क्या करेगा, जो मान ली सप्लाई कमी है तो ऑनर एजेंट क्या करेगा, ऑनर एजेंट को बताएगा मैनेजर, और ऑनर एजेंट क्या करेंगे, 3 दिन के अंदर उसका जवाब देंगे कि हाँ हम सप्लाई कर दिए हैं या हाँ अरेंज कर रहे हैं। कोई भी एक्सीडेंट होता है, सीरियस बॉडली इंजरी या लॉस ऑफ लाइफ होता है, तो उस साइट को जाके मैनेजर का ड्यूटी है कि उस साइट को जाके या डेंजरस एक्रेंस को जाके इंस्पेक्शन करेगा, और उसको खुद या असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा उसका इंक्वायरी करवाएगा। ठीक है, मैनेजर किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, किसी के भी अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। सेफ्टी ऑफिसर का क्या है, अंडरग्राउंड के में जाके विजिट करेगा, सब कुछ देखेगा ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। न्यूली रिक्रूटेड कोई स्टाफ आता है तो उसको पूरा माइंड घुमाएगा सेफ्टी ऑफिसर। जितने भी एक्सीडेंट्स वगैरह उसको इन्वेस्टिगेट करेगा सेफ्टी ऑफिसर। कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसका डिटेल में लिखेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, ये सब सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी क्लासेस लेगा, सेफ्टी टॉक देगा, ठीक है, सेफ्टी वीक्स ऑर्गेनाइज कराएगा, सेफ प्रैक्टिस जनरली एंड टू एक्टिव सपोर्ट टू ऑल मेजर्स। ठीक है, सेफ प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं, जितने भी सपोर्ट लग रहे हैं उसके लिए मैनेजर को असिस्ट करेगा जहां भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वेंटिलेशन ऑफिसर का तो भैया ये कोई, देखो वेंटिलेशन ऑफिसर का क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेटर का स्पीड चेक करेगा, कम से कम हर फैन ड्रिफ्ट वाटर गॉज एटलीस्ट वंस इन अ डे। ठीक है, चेक स्पीड, मैकेनिकल वेंटिलेटर का स्पीड चेक करेगा दिन में कम से कम एक बार। एफिशिएंसी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, 3 मंथ में, हर 3 मंथ में एक बार देखेगा कि जो हमारा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो सही एफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। और देखो क्या है, डिटरमाइन द वी क्यू, वी क्यू का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन। ये कौन डिटरमाइन करता है, वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, जितना हवा हम भेज रहे हैं और जितना फेस तक पहुंच रहा है उसके रेशियो को वी क्यू बोलते हैं। रेगुलरली चेक करेगा बैरोमीटर से, और कोई भी अनयूजुअल चेंज आता है, बैरोमीटर से प्रेशर चेक कर रहा है, कोई भी अनयूजुअल चेंज आता है तो वो भाई बताएगा मैनेजर को जाकर कि ऐसा ऐसा दिक्कत है। ठीक है, रेगुलरली विजिट करेगा, वर्किंग डिस्टेंस, ओल्ड वर्किंग, फायर स्टॉपिंग, ये सब में स्पॉन्टेनियस हीटिंग, फायर रिपोर्ट्स टू द मैनेजर फोर्थविथ। अगर कुछ भी दिक्कत होता है मैनेजर को वो तुरंत जाकर बताएगा। चलो ये सब तो है। फायर फाइटिंग वाले जो हैं सब कुछ अपना इंश्योर करेगा सब कुछ सही शॉट है कि नहीं।
ठीक है। स्टोन डस्ट बैरियर सही जगह पे लगा है कि नहीं, ये इंश्योर करेगा। स्टोन डस्ट बैरियर सही जगह पे लगा है कि नहीं लगा है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है कि नहीं और मेंटेन हो रहा है कि नहीं। ओवरमैन का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए क्या है। वाइल ऑन ड्यूटी ये क्या करेगा, ट्रेसिंग ऑफ वर्किंग ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट। ट्रेसिंग समझ रहे, जो हैंड प्लान रहता है वो रखेगा ओवरमैन, ठीक है। और ट्रेसिंग को हमेशा अप टू डेट रखेगा ओवरमैन की, कितना पिलर आगे बढ़ा, कहीं एडजॉइनिंग फेस तो नहीं हो रहा है, उससे ये सब पता चलता है, ठीक है। और ओवरमैन देखिए इंपॉर्टेंट है, द इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेशन, ठीक है। जो भी रिपोर्ट लिखेगा उसके डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ हुआ उसका रिपोर्ट लिखेगा। इंसो सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल्स जो भी उसके नीचे काम कर रहे हैं वो सब अपना ड्यूटी सही से कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर मैनर से कर रहे हैं कि नहीं, ये इंश्योर करेगा। और क्या करेगा, जितने भी कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, ये इंश्योर करेगा। और ओवरमैन क्या करेगा, डिसिप्लिन देखेगा, माइंस में प्रॉपर डिसिप्लिन से काम हो रहा है कि नहीं। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ टिम्बर सपोर्ट और मटेरियल, जो ओवरमैन ये भी देखेगा कि जो हमारा सपोर्ट की चीजें हैं उसका सफिशिएंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें ओवरमैन देखेगा, ठीक है। ये भी इंश्योर करेगा कि जितने भी अपना एयर क्रॉसिंग स्टॉप डेयर है ये सब क्या है, गुड ऑर्डर में मेंटेन्ड है कि नहीं है। और वेंटिलेशन इफेक्टिव इन हिज डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट उसको अलॉट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेशन सही शॉट है कि नहीं, ये सब ओवरमैन चेक करेगा। ओके। जितने भी ट्रैक्स हैं या ट्रैम लाइन जान रहे हैं, जो आदमी धक्का देके टब को खींचते हैं या ढकेलते हैं, तो क्या ट्रैम लाइन कराता है। जितने भी ट्रैक्स हैं वो सब प्रॉपरली लेड है कि नहीं, मैन होल्स जो है वो सेफ है कि नहीं, ठीक है। ये मैन होल्स ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉल रोड का मैन होल को कौन देखेगा कि सही शॉट है कि नहीं, वो सेफ्टी सॉरी ओवरमैन देखेगा। देखो जितने भी स्टॉप ब्लॉक हैं, हॉलेज से रिलेटेड जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, रन अवे स्विचेस, अदर सेफ्टी डिवाइसेस, वो सब सही फिक्स है कि नहीं, यूज हो रहा है कि नहीं। ड्रैग और बैक स्टे जो टब के पीछे में लटका रहता है वो प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं टब के पीछे में, ठीक है। ये सारे चीज जो मतलब कुल मिला के इसमें क्या है कि जो हॉलेज में सेफ्टी डिवाइसेस यूज होते हैं वो सब कौन इंश्योर करेगा, सही शॉट है कि नहीं, ओवरमैन, ठीक है। ट्रेवल बाय द ट्रेवलिंग, सारे लोग ट्रेवलिंग रोडवे से ही ट्रेवल कर रहे हैं कि नहीं, कोई इधर उधर शॉर्टकट से तो नहीं जा रहा है। डेंजर अगर कोई ऑब्जर्व हुआ तो उसे हटाने का काम करेगा, ठीक है। और क्या है, अप्रूव सेफ्टी लैंप, अप्रूव सेफ्टी लैंप यूज हो रहा है कि नहीं बिलो ग्राउंड में। ओपन कास्ट वर्किंग का देखो क्वेश्चन आ सकता है कि बेंच के साइड प्रॉपरली ड्रेस्ड है कि नहीं, बस इतने ही पॉइंट है ओपन कास्ट में। 4 ऑप्शन दे देगा, इन उनमें से 3 ऑप्शन इसके रहेंगे, बाकी एक ऑप्शन कुछ और रहेगा। तो साइड्स ऑफ बेंच प्रॉपरली ड्रेस्ड है कि नहीं, बेंच का स्टेबिलिटी तो डेंजर में नहीं है, हॉल रोड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि नहीं, ठीक है। ओवरबर्डन डंप कहीं डेंजर में तो नहीं है, ओवर मशीन के आसपास ओवर क्राउडिंग तो नहीं हो रहा है, लोग आ तो नहीं जा रहे हैं वहाँ, एडिक्वेट लाइटिंग है कि नहीं, एडिक्वेट प्रिकॉशन ब्लास्टिंग ऑपरेशन में लिया जा रहा है कि नहीं, मशीनरी और प्लांट सेफ सिक्योर्ड मैनर से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ओवरमैन क्या करेगा, डिवोट द होल ऑफ हिज टाइम इज ड्यूटी, अपने ड्यूटी में ही सारा टाइम रहेगा। अगर कंटिन्यूस सेशन में चल रहा है तो आने वाले ओवरमैन को चार्जिंग देके जाएगा। एंड के शिफ्ट में वो क्या करेगा, रिपोर्ट लिखेगा कि ये मेरे शिफ्ट में ये रिपोर्ट राइटिंग में जो आप पढ़े होंगे ये चीज है कि नहीं, ठीक है। डिसिप्लिन अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड इन हिज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुछ भी अगर डिसिप्लिनिंग एक्शन किसी के ऊपर लिया है तो वो सब भी लिखेगा। अब देखो सरदार का रेगुलेशन 129 में जो जो दिया है उसके वो तो काम करेगा ही, ठीक। 129 रेगुलेशन का हमेशा याद रखना है, क्या क्या करेगा, जो एग्जामिनेशन हमारा रेगुलेशन 129 में दिया है वो तो करेगा ही। और क्या करेगा, अटेंशन करेगा कि गोफ का एजेस सपोर्ट और प्रेजेंस ऑफ गैस, गोफ का एज देखेगा ठीक ठाक है कि नहीं, गोफ का एज कहीं धंसने वाला तो नहीं है, ठीक है। गैस का प्रेजेंट और सपोर्ट चेक करेगा। चेक सपोर्ट को कौन चेक करता है, सही से लगा है कि नहीं लगा है, सरदार, ठीक है। गैस तो नहीं आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ गैस सरदार। अब किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है, माइंड से भगा सकता है सरदार, अगर उसके लगा वो सही काम नहीं कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है रेगुलेशन से, तो वो किसी को भी बाहर भगा सकता है और रिपोर्ट करेगा सुपीरियर ऑफिशियल्स को अपने। तो इनएक्सपीरियंस पर्सन उसके जो जगह है वहाँ कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन कोई वहाँ तो काम नहीं कर रहा है, ये कौन इंश्योर करेगा, सरदार। 3 मीटर से ज्यादा तो नहीं है हाइट किसी भी वर्किंग प्लेस का, ये इंश्योर करेगा सरदार, ठीक है।
तो ये 3 मीटर से हाइट, ये क्वेश्चन देख सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग हाइट फ्लोर टू रूफ 3 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ये किसका जिम्मेदारी है? सरदार का। ठीक है, बंटन पढ़े हैं, पोल बाई विच रूफ से जिसको टेस्ट करते हैं। ठीक, ये सब यूज हो रहा है कि नहीं, मतलब रूफ चेक करने में सरदार करेगा। अपने ऑफिशियल को रिपोर्ट करेगा अगर कोई डिफिशियंसी टिम्बर सपोर्ट मटेरियल अप्लायंस है तो। ठीक, अगर मतलब हमारा सपोर्ट में कुछ कमी आ रहा है टिम्बर में, तो वो अपने सुपीरियर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करेगा। वेर आइदर ऑफ द टू वेज ऑफ अवॉर्डिंग मीन्स ऑफ इग्रेस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट वंस एटलीस्ट, अगर दो वे है हमारा बाहर निकलने का, दो वे है अगर हमारा बाहर निकलने का, तो कम से कम 7 दिन में, 7 दिन में एक बार क्या करेगा वो, दूसरा जो डेली रेगुलर यूज नहीं हो रहा है उसको भी जाके इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, बाहर निकलने का दो रास्ता है, तो कम से कम 7 दिन में एक बार वो उस रास्ते में भी जाके चेक करेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, जो रेगुलर यूज नहीं हो रहा है। नो सपोर्ट इज विड्रॉन एक्सेप्ट बाई मीन्स ऑफ अ सेफ्टी प्रॉप विड्रॉल, जो हमारा सपोर्ट को विड्रॉ करते हैं वो सेफ्टी प्रॉप विड्रॉल से ही हटाया जा रहा है कि नहीं, ये इंश्योर करेगा सरदार। अगर कुछ डेंजरस हो जाता है तो सारे बंदे को बाहर निकालेगा और उस जगह को फेंसिंग कर देगा। ठीक है, पूरा फेंसिंग कर देगा। ठीक है, और क्या बोलेगा, फेंसिंग तो यहाँ हो गया। इफ ही फाइंड्स इनफ्लेमेबल नॉक्सियस गैसेस, तो अपने सुपीरियर ऑफिशियल को वो इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर कोई इन्फ्लेमेबल नॉक्सियस गैसेस पाता है तो वो क्या करेगा, सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेगा। एन एक्सीडेंट वंस इफ रिक्वायर्ड, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर जरूरत पड़ेगा तो वो क्या करेगा, रेस्क्यू ऑपरेशन में सुपरवाइज करेगा, मतलब हेड सरदार रहेगा। अगर मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो गया तो अगर उसका सरदार ही खड़ा है तो वहाँ क्या करेगा, अगर जरूरत पड़ा तो वहाँ सुपरवाइज करेगा रेस्क्यू ऑपरेशन को, और रिपोर्ट भेजेगा मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को कि भैया एक्सीडेंट हो गया है। कंटिन्यूस सेशन में शिफ्ट में काम हो रहा है, तो आने वाले का क्या करेगा, चार्जिंग देकर जाएगा कि यहाँ यहाँ ऐसा है। माइनिंग ऑपरेशन में जो कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब सरदार देखेगा। अब देखो ओपन कास्ट वर्किंग में क्या है, साइड ऑफ बेंचेस प्रोपेलर सब कुछ वही है। स्टेबिलिटी, इसमें डस्ट एक एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, डस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, जो हमने ओवरमैन वाले जगह में पढ़ा था वो सारा चीज ओपन कास्ट का तो सरदार भी देख रहा है, लेकिन ये डस्ट वाला देखो एक एक्स्ट्रा आ गया सरदार में, है ना। ओवरमैन में, ओवरमैन में ये डस्ट वाला चीज नहीं था। ओके, तो ये सरदार का हो गया। रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट फेरर में देखो क्या है, नॉट हैंड ओवर एनी एक्सप्लोसिव टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, किसी अनऑथराइज्ड बंदे को नहीं देगा सफिशिएंट क्वांटिटी। डिड प्रिजनर सर्च आर बीइंग चार्ज एंड स्टेम्ड एंड सेल हिमसेल्फ फायर द शॉट। ठीक है, और जब चार्जिंग और स्टीमिंग होगा तो वहां पास खुद खड़ा रहेगा और खुद फायर करेगा, सेल हिमसेल्फ फायर द शॉट। ओके, ये उसका ड्यूटीज है। ये क्वेश्चन आपका एनसीएल में आ गया था, तो उसमें घुमा कर पूछा था कि क्या ड्यूटी नहीं है, और यहाँ शेल नॉट हिमसेल्फ फायर द शॉट लिख दिया था, तो इसी को आपको टिक करना था। फिर रिस्पॉन्सिबल व्हेन अ शॉट हैज मिस फायर, अगर मिस फायर हुआ तो वही रिस्पॉन्सिबल अपना रहेगा, अपना सब कुछ करेगा वो। ठीक है, सपोर्ट मैन का ड्यूटीज क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन और कंप्यूटर पर्सन को भैया ऑर्डर को मानेगा। ठीक है, सपोर्ट प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा। रिपोर्ट टू द सरदार, अगर कुछ शॉर्टेज हुआ तो वो सरदार या किसी कंप्यूटर पर्सन को रिपोर्ट करेगा। वुड कटिंग्स, जो हमारा बुरादा वो होता है, पीडीएफ आप लोग अपने से पढ़ के तुरंत रिव्यू करते हैं 1 घंटे के अंदर में। वुड कटिंग आर नॉट लेफ्ट इन द वर्किंग, वुड कटिंग मतलब जो बुरादा होता है लकड़ी का वो हमारा वर्किंग में नहीं रहेगा। सर्वेयर का क्या है, चलो सर्वेयर का कुछ खास नहीं है, ये 120 मीटर वाला जरूर इम्पोर्टेंट है कि फुल फैक्ट्स वो करेगा रिकॉर्ड जब हमारा 120 मीटर बाउंड्री पहुंचने वाला है या डिसयूज्ड और वाटर लॉक्ड वर्किंग से पहुंचने वाला है, तो वो क्या करेगा, जो सर्वेइंग कर रहा है, प्लान व्लान बना रहा है, वो फुल फैक्ट रिकॉर्ड करेगा 120 मीटर। ये डाटा याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंजीनियर का क्या है, अगर कोई भी हमारा मशीन आया उसका ट्रायल रन कर रहे हैं तो वहाँ वो खुद खड़ा रहेगा। ठीक है, इंस्टॉलिंग कर रहे हैं, चेजिंग कर रहे हैं या रिकैपिंग करेगा तो वहाँ पास खुद खड़ा रहेगा। ये था इंजीनियर। बाकी चलो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपन डायरेक्ट भागते हैं। मैगजीन इंचार्ज का क्या ड्यूटी है, जो भी कनिस्टर देगा उससे लॉक करके देगा। हाँ, नॉट इशू एनी एक्सप्लोसिव फॉर विच द, अगर एक्सपायर्ड हो गया तो नहीं देगा। शॉर्टेज ऑफ एक्सप्लोसिव मैगजीन में रहेगा तो मैनेजर को बताएगा। चलो ये तो कुछ खास नहीं था। अब अपन आते हैं प्लान्स एंड सेक्शन में। प्लान एंड सेक्शन देखिए, ये 2000:1 1000:1 RF याद रखना है।
ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है, आरएफ क्या होता है प्लान का, और जो स्केल जो प्लान है उसमें क्या क्या लिखा रहेगा, माइंस का नेम लिखा रहता है, ऑनर का नाम लिखा रहता है, और पर्पस लिखा रहता है कि इस प्लान को क्यों बनाया गया है। ठीक है, ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ रहता है, डेट ऑफ लेटर। इन सब में से कुछ भी सवाल अगर सर्वे से रिलेटेड आता भी है तो यही पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि प्लान में क्या क्या रहता है, उनमें से ये 4 में से ये 3 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन नहीं रहेगा। तो नॉर्थ, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ और डेट ऑफ द लेटर, डेट भी रहेगा प्लान का। ठीक है, जब डेट में बन रहा है प्लान। और क्या स्केल 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर में स्केल लिखा रहेगा। ये 2000:1, 1000:1 याद रखना। सरफेस प्लान होता है, अंडरग्राउंड प्लान होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड प्लान में क्या होता है, माइन बाउंड्री से 200 मीटर तक सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स अंडरग्राउंड प्लान में दिखाए जाते हैं। ओके, अगर इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा है तो वर्टिकल प्रोजेक्शन भी दिया जाता है, किसका, सीम का इंक्लिनेशन। ओके, जनरल वेंटिलेशन प्लान में आ गया वाटर डैम, चलो ठीक है, जियोलॉजिकल प्लान। वाटर डेंजर प्लान देखो, एक इम्पोर्टेंट है। वाटर डेंजर प्लान में क्या है, माइन के बाउंड्री से 200 मीटर तक जितना भी वाटर है, माइन के बाउंड्री के बाहर 200 मीटर तक जितना भी वाटर है वो आपका वाटर डेंजर प्लान में शो किया जाएगा। पोजीशन शो किया जाएगा बिलो ग्राउंड का और बोरहोल वर्किंग का। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर 60 मीटर, वर्किंग जो आपका फेस है, फेस से 60 मीटर तक जो भी पानी है। ठीक है, फेस से 60 मीटर तक जो भी पानी अंडरग्राउंड, वो जो 200 मीटर था वो क्या था, माइन बाउंड्री से था। 200 मीटर था वो माइन बाउंड्री से था। ये 60 मीटर क्या है, वर्किंग फेस से, वर्किंग फेस से 60 मीटर तक आपका वाटर का सोर्स जो भी है उससे वाटर डेंजर प्लान में शो किया जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइन बाउंड्री से 200 मीटर और वर्किंग फेस से 60 मीटर तक पानी वाटर डेंजर प्लान में शो किया जाएगा। हाईएस्ट फ्लड लेवल बताया जाएगा। जो भी रिजर्वायर, डैम और कोई भी स्ट्रक्चर है उसे भी वाटर डेंजर प्लान में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो सर्वे से रिलेटेड तो हमारा ज्यादा है नहीं, हम ओवरमैन और सरदार का दे रहे हैं। 60 मीटर बताया ना भाई, 60 मीटर और 200 में इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए, जो कि बता दिया। ये वाटर डेंजर प्लान है। जो 15 मीटर है वो क्या था हमारा, वो क्या है, हम वहाँ प्रिकॉशन लेंगे जब सरफेस के 15 मीटर के आसपास पानी आएगा तो वहाँ हम प्रिकॉशन लेना चालू करेंगे। लेकिन अभी जो 60 मीटर बताया गया वो वाटर डेंजर प्लान में हम शो करेंगे कि ये वर्किंग फेस है, यहाँ से 60 मीटर तक हमारा पानी है, और माइन बाउंड्री से 200 मीटर तक। वाटर डेंजर प्लान में 2 कंडीशन है। और 15 मीटर वाला जो आप बोल रहे हो वो क्या है भाई, सरफेस में 15 मीटर तक पानी रहेगा तो उसको शो नहीं किया जाएगा, प्रिकॉशन लेंगे हम। ठीक है, और 60 मीटर, एक चीज और तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अंडरग्राउंड में मतलब फेस से अंडरग्राउंड में ही पानी 60 मीटर के दूर में है तो प्रिकॉशन लिया जाएगा। वो आगे आएगा, वो 60 मीटर 15 मीटर जो आप पूछ रहे हो शायद मैं समझ रहा हूँ, वो आगे आएगा। ठीक है, आउटलेट फ्रॉम माइन क्या होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। एटलीस्ट 2 शाफ्ट और इंक्लाइन, 2 आउटलेट होना ही चाहिए माइन से, तभी हम अंदर काम करने देंगे, वरना काम करने नहीं देंगे। ठीक है, separate means of ingress egress to the persons therein which not have their surface opening the same building। मतलब जो हमारा आउटलेट रहेगा वो कम से कम 2 रहेगा। ठीक है, वो एक ही बिल्डिंग में नहीं निकलना चाहिए और सोल कंट्रोल ऑफ एक मैनेजर में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आउटलेट एक अलग माइंस में है एक अलग माइंस में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटलेट रहेगा। अगर शाफ्ट का डेप्थ 30 मीटर से ज्यादा होता है तो मैकेनिकल मीन से हमको ऊपर नीचे होना है। ठीक है, शाफ्ट का डेप्थ यदि 30 मीटर से ज्यादा होता है तो मैकेनिकल मीन्स 30 मीटर तक क्या रहेगा, सीढ़ी से ऊपर नीचे करेंगे। 30 मीटर से ज्यादा ही डेप्थ रहेगा तो आपका मैकेनिकल मीन्स लगाना पड़ेगा, मतलब लिफ्ट वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। इंक्लाइन अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है तो मैन राइडिंग सिस्टम देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है 30 मीटर से ज्यादा डेप्थ में मैकेनिकल मीन्स मतलब लिफ्ट वाला सिस्टम। अगर लैडर अभी भी यूज हो रहा है, मतलब 30 मीटर से डेप्थ हमारा कम है और शाफ्ट में हम लैडर का यूज कर रहे हैं, तो लैडर जो सीढ़ी है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए। अगर सीढ़ी का इंक्लिनेशन क्या बोल रहा है, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और शाफ्ट के माउथ से 1 मीटर बाहर निकला होना चाहिए। ये 13.5 मीटर बहुत से एग्जाम में पूछता है कि 2 शाफ्ट और इंक्लाइन के बीच की दूरी किसी भी पॉइंट में 13.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर वो दोनों को जोड़ने के लिए एक रोडवे बनाएंगे, ये दोनों को, ये जो
13.5 मीटर की दूरी पे 2 शाफ्ट या इंक्लाइन है, उनको जोड़ने के लिए एक रोडवे बनाएंगे जिसका हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और चौड़ाई 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, वर्किंग शाफ्ट क्या है? एवरी साइड इन द कोर्स ऑफ बीइंग सन परमानेंट लाइनिंग होना चाहिए वर्किंग शाफ्ट में, ठीक है, परमानेंट लाइनिंग मोर देन 6 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। मतलब कोर्स ऑफ बीइंग सन मतलब क्या, शाफ्ट का खुदाई हो रहा है तो 6 मीटर तक, नीचे के 6 मीटर तक नहीं रहेगा तो चलेगा, नीचे से 6 मीटर के ऊपर क्या होना चाहिए, परमानेंट लाइनिंग होना चाहिए आपका खुदाई, जब शाफ्ट का खुदाई हो रहा है तो। आउटलेट फ्रॉम माइन पार्ट्स, एवरी पार्ट ऑफ माइन सेल प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट 2 वेज ऑफ अफोर्डेबल मीन्स ऑफ एग्रेस। ये तो बात हो चुका है कि माइन से बाहर निकलने के कम से कम 2 रास्ते होने चाहिए। पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट, हर 7 दिन में क्या करेगा, ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन एग्जामिन करेगा जो भी हमारा रास्ता है बाहर निकलने का, ठीक है। इंक्लाइन आउटलेट जो भी है उसको हर 7 दिन में ओवरमैन करेगा एग्जामिन। मैकेनाइज्ड आउटलेट क्या है? मैकेनाइज्ड आउटलेट मतलब या तो मैन राइडिंग वगैरह है या जो भी है हमारा शाफ्ट में वाइंडिंग वगैरह। ये 1.5 या 1.2 क्या लिख रहे हो? देखो यार, अभी क्या है, 1 घंटा लगभग होने वाला है, हम चैप्टर 6 में ही है, पहले कंप्लीट करने दो। आप एक कॉपी में लिखते जाओ कंफ्यूजन, उसको बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। 1 घंटा होने वाला है, देखो चैप्टर 6 में पहुंचे हैं, 12 11 तक पढ़ना है, ठीक है। चलो, एवरी 7 डेज बाय इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल, अगर मैकेनाइज्ड आउटलेट से वाइंडिंग है या मैन राइडिंग सिस्टम है तो हर 7 दिन में इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल या सुपरवाइजर या फोरमैन आपका उसको एग्जामिन करेगा, ठीक है। वाइंडिंग इन शाफ्ट, अब देखो शाफ्ट से रिलेटेड जो भी वाइंडिंग है, चैप्टर अपन कहाँ पहुंचे, 7 8 में पहुंच गए ना। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन क्या होता है? जब हम न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो क्या है, नॉट लेस देन 60 डेज, 60 दिन से पहले हमें क्या करना है, जब भी वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं हम, तो 60 दिन पहले हमें बताना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को कि हम वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, ठीक है। 60 दिन पहले बताना पड़ेगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर बताएगा, ठीक है। अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह वाइंडिंग को, तो भी हमें क्या उसको मानेंगे, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन ही मानेंगे उस जगह को, ठीक है। अब देखो, जो ड्रम का डायमीटर होता है या शीव का वाइंडिंग इंजन का जो ड्रम का डायमीटर होता है वो क्या होना चाहिए भैया, 80 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना, सॉरी, जो रोप का डायमीटर है उसका 80 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखो ड्रम का जो डायमीटर है, जो हमारा ड्रम नीचे वाइंडिंग इंजन में लगा है जिसमें रोप लगता है, उसका ये जो डायमीटर है वो रोप के डायमीटर से, ये जो हमारा रोप का डायमीटर है उससे 80 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, 80 गुना होना चाहिए। और अदर 25 अक्टूबर 1955 से पहले बना है तो 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप इन अदर केसेस। क्लियर है? तो ये 80 टाइम्स क्या होना चाहिए, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया ना। ये क्या बोल रहा हूँ देखो, ये क्या बोल रहा है लाइन, कि 1955 से पहले बना है, 1955, 25 अक्टूबर 1955 से पहले बना है, तो जो ड्रम का डायमीटर रहेगा वो रोप के डायमीटर से 80 टाइम्स रहेगा। और बाकी केस में क्या बोल रहा है, नॉट लेस देन 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप इन अदर केसेस, मतलब 1955 के बाद बना है तो 100 टाइम्स आपको कुल मिला के 100 गुना याद रखना है, ठीक है। अगर ये केस पूछ दिया 1955 से पहले का बना हुआ है और आपका ड्रम का डाया कितना है तो 80 टाइम्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 100 याद रखना है, नॉर्मल केस जो अभी चल रहा है वो 100 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ रोप है, और अगर 1955 से पहले बना है तो 80 टाइम्स, ठीक है। ड्रम में क्या रहेगा, एटलीस्ट 2 टन्स ऑफ रोप ऑन द ड्रम कन्वेंस एज लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट द शिफ्ट, मतलब अगर हमारा शाफ्ट के सबसे नीचे में भी वो लिफ्ट चला गया है, केज हमारा क्या है, शाफ्ट के सबसे नीचे में है, केज हमारा शाफ्ट के सबसे नीचे में है, तो भी हमें क्या करना है भैया कि ड्रम में कम से कम 2 लपेटा रोप का होना चाहिए। केज हमारा शाफ्ट के सबसे नीचे में है तो ड्रम में भी हमारा कम से कम 2 लपेटा होना चाहिए, ठीक है। वन प्रोवाइडेड वन और मोर ब्रेक्स ऑन द ड्रम और द ड्रम शाफ्ट, ठीक है, ब्रेक होना चाहिए, चलो ठीक है, एक या एक से ज्यादा ड्रम में ब्रेक होना चाहिए। और उनमें से एक से ज्यादा ब्रेक होगा तो क्या होगा, उनमें से एक ब्रेक हमेशा क्या रहेगा, ऑन पोजीशन में रहेगा, ठीक। पावर ऑपरेटेड रहेगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन बी अरेंज टू बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली और ऑल टाइम्स इफ पावर सप्लाई फेल। इसको देखो हमने पढ़ा था SAHR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कीजिए, मैंने बताया था। SAHR का कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। SAHR क्या होना चाहिए, पावर फेल हो जाता है तो ये ब्रेक लग जाता है ऑटोमेटिकली,
कुछ क्लासेस पहले SAHR बताया था, इसका फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर रहेगा जब क्या रहेगा, नॉट लेस देन 2 रिवॉल्यूशन ऑफ ड्रम, ड्रम का 2 रिवॉल्यूशन कम से कम बचे रहेगा, तो उस केस में क्या है भैया, आपका डेप्थ इंडिकेटर दिखाना चाहिए कि कहाँ, डेप्थ इंडिकेटर में दिखा देगा कि अब आपका 2 रिवॉल्यूशन ही बचा है, उसके बाद केज पूरा नीचे चला जाएगा। SAHR का किसी को याद नहीं है? SAHR का फुल फॉर्म लिखे कमेंट बॉक्स में। चलो वाइंडिंग का देखो क्या है, रैप वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए रैप भी हमें याद रखना है। वन रैप क्या है, स्टॉप। वन रैप रेज, एक रैप बजा, इंजन मोशन में है तो क्या करेगा, रुक जाएगा, और इंजन रुका हुआ है तो क्या करेगा, ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, नहीं पता? चलो लिखो, स्प्रिंग अप्लाइड हाइड्रोलिकली रिलीज, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, स्प्रिंग अप्लाइड हाइड्रोलिकली रिलीज्ड। ठीक है, स्प्रिंग अप्लाइड हाइड्रोलिकली रिलीज्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। बिल्कुल। हाँ, कहाँ थे? चलो, अगर इंजन मोशन में है तो एक रैप बजा तो स्टॉप, इंजन अगर रुका हुआ है एक रैप बजा तो भाई ऊपर जा रहा है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। और टू रैप्स बजा तो लोअर, नीचे आ रहा है। तो ये टू रैप्स वाला हर जगह कॉमन देखेंगे आप, टू रैप्स मतलब लोअर, ये आप जितना भी नीचे पढ़ेंगे सब जगह आपका वो आएगा। थ्री रैप्स क्या है, मेन रेडी टू असेंड और डिसेंड, थ्री रैप्स इन रिप्लाई मेन में एंटर द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। ठीक है, तो इसको तो आप पढ़ ही चुके होंगे। फिर भी टू रैप मतलब लोअर होता है, मोशन में है एक रैप बजा स्टॉप, रुका हुआ है एक रैप बचा रेज। ठीक है, तो ये अपने को आता है क्वेश्चन में, इसको याद रखना है। देखो, फ्रिक्शन वाइंडर में केप्स नहीं लगता है। ठीक है, केप्स किस में लगता है, हमेशा ड्रम वाइंडिंग में लगता है। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या केप्स कहाँ लगता है, बोथ में, फ्रिक्शन वाइंडिंग में, ड्रम वाइंडिंग में। तो ये देखना है एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडिंग। ठीक है, कैप्स किस में लगता है, आपका ड्रम वाइंडिंग में लगता है। मैन वाइंडिंग की बात करें, डिटैचिंग हुक आपका ड्रम वाइंडिंग में लगता है। ठीक है, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडिंग, डिटैचिंग हुक किस में लगता है, ड्रम वाइंडिंग में लगता है। ये क्वेश्चन ही पूछता है इससे। रैप्स वाला इंपॉर्टेंट है ना, एक बार और बता देते हैं। देखो, एक बजा मोशन में है तो भाई रुकेगा ही। ठीक है, मोशन है में है इंजन, और एक बजा तो स्टॉप। अगर रुका हुआ है एक बजा तो भाई ऊपर लेना है, और दो रैप बजा तो नीचे लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब तीन रैप वाला दो ठो है, उसमें क्या है, तीन रैप बजा तो मैन जो है वो ऊपर जाने या नीचे जाने के रेडी है। फिर तीन रैप बजा, मैन में एंटर द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। ठीक है, मैन क्या है, अंदर केज में चले गए हैं। डिटैचिंग हुक सिर्फ और सिर्फ ड्रम वाइंडिंग में लगता है, ये याद रखना है आपको, फ्रिक्शन वाइंडिंग में नहीं लगता है। द स्पेस बिटवीन सच डिटैचिंग हुक मेजर फ्रॉम, जो डिटैचिंग हुक और डिटैचिंग प्लेट, ठीक है, एक प्लेट होता है, डिटैचिंग हुक के बीच का जो डिस्टेंस है, वो अगर वो है, नॉर्मल केस में क्या बोलेगा, 1.8 मीटर है, और गियर्ड इंजन है तो क्या बोलेगा, 3.6 मीटर। मतलब जो हमारा प्लेट होता है जिसके बीच से होल रहता है और नीचे डिटैचिंग हुक है, इनके बीच का दूरी बोल रहा है 1.8 मीटर नॉर्मल में। और क्या है, रैप का ट्रिक यही है कि दो रैप में लोअर होना है। और अब तक तो ट्रिक आप लोगों को बना लेना चाहिए यार, ये तो अब आखिरी आखिरी समय है। चलिए, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का काम क्या होता है, जो डिसेंडिंग केज है उसको स्पीड 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, तो हर एक शाफ्ट में जहाँ मैन वाइंडिंग यूज हो रहा है वहाँ ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस लगे रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, डिसेंडिंग केज फ्रॉम बीइंग लैंडेड एट पिट बॉटम एट स्पीड एक्सीडिंग 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो उसका स्पीड कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का काम क्या है, उल्टा बोल दिए, क्या उल्टा बोल दिए, शायद यार इधर उधर निकल गया होगा तो फिर माफ कर देना। ठीक है, उसको आप लोग। हम्म 1.8 मीटर, अच्छा, गियर्ड इंजन में 3.6 मीटर। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्ट इंजन में 3.6 मीटर और गियर्ड इंजन में 1.8 मीटर, इनके बीच का वो है, गैप है। ठीक है, डायरेक्ट इंजन में 3.6 मीटर, गियर्ड इंजन 1.8 मीटर। चलो, कोई बात नहीं। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस हो गया।
टेस्ट करेंगे। ऑटोमेटिक कंट्रोलर्स का इंजीनियर के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। ओके, वंस इन एवरी 7 डेज, वंस इन एवरी 7 डेज, और हर 3 महीने में क्या जाएगा, डिसेंडिंग केज स्पीड फॉर द पर्पस ऑटोमेटिक कंट्रोल में बी रिकॉर्डेड once at least in 7 days by raising each cage or the main conveyance in turn and to pass control point over the topmost ending। ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस कैसे टेस्ट किया जाएगा, हर 7 दिन में केज को ऊपर लाकर, और हर 3 महीने में क्या किया जाएगा, डिसेंडिंग केज एट एक्सेसिव स्पीड, मैक्सिमम स्पीड में उसको नीचे ले जाकर ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस का कोई डेप्थ नहीं है, वो हर एक माइंस में, सॉरी हर एक शाफ्ट में यूज होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस मैन वाइंडिंग में यूज होता है, बस ये याद रखिएगा। मैन वाइंडिंग में ऑटोमेटिक, अगर मैन वाइंडिंग हो रहा है तो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस लगाया ही जाएगा। ठीक, ये हो गया। ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस के अलावा और क्या किया जाता है भाई, एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है कि उस वो पॉइंट देख के हमें क्या पता चल जाता है कि सिर्फ 2 राउंड ड्रम घूमेगा तो आपका वो ऊपर आ जाएगा, या जो हमारा केज है वो ऊपर आ जाएगा या नीचे पूरा पहुंच जाएगा। तो उसमें स्पीड हम 1.2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रिमेनिंग डिस्टेंस नहीं करते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट हम फिक्स कर देते हैं जिसको देख के हमें पता चल जाएगा कि 2 राउंड और घूमेगा तो हमारा केज सबसे ऊपर आ जाएगा। तो उस केस में अपन क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग डिस्टेंस को एक्सीड 1.2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं करेंगे। और क्या है, द गैप बिटवीन द फ्लोर ऑफ द कन्वेंस एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द गेट। अच्छा, गेट जो रहता है केज का उसकी बात कर रहा है। ये हमारा केज है। ठीक है, इसमें गेट बोल रहा है, तो जो गैप रहेगा किसके किसके बीच में, ये इसके बीच में और ये गेट के बीच में। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दो गेट अगर ऐसा है, ऊपर उठने वाला इस तरीके का गेट रहेगा। ठीक है, ये जो शटर टाइप ऊपर उठ जाता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, ये 0.2 स्क्वायर मीटर इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये क्या बोल रहा है, फ्लोर एरिया मतलब नंबर ऑफ पर्सन जो रहेंगे वो कितना रहेगा, 0.2 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया पर पर्सन, मतलब एक बंदा कितना घेरेगा, 0.2 स्क्वायर मीटर। तो आपका न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है, मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल बोल दिया कि आ, कितना है, न्यूमेरिकल बोल दिया 4 मीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है आपका 4 मीटर। ठीक है, तो 4 × 16, 16 स्क्वायर मीटर आपका फ्लोर एरिया हो गया। इसमें आप 0.2 मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपके 8 लोग इसमें आएंगे। ठीक है, आपका क्या दे देगा, लंबाई दे देगा, लेंथ दे देगा और ब्रेथ दे देगा आपका फ्लोर एरिया का। ठीक है, तो 4 मीटर लेंथ है, 4 मीटर ब्रेथ है, तो 4 × 16 उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा एक लिफ्ट में कितने, केज में कितने बंदे आएंगे, 8 मीटर। ऐसा आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहे। ठीक है, तो क्या है, एक बंदा कितना जगह खींचता है, 0.2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ में आ गया, लेंथ दे दिया, विड्थ दे दिया, तो उससे अपने को एरिया पता चल गया, एरिया को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ सॉरी सॉरी, पर मीटर ऑफ क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ डिवाइड करेंगे, सॉरी यार, डिवाइड करेंगे फ्लोर एरिया से। ठीक है, जो भी है, कहाँ थे अपन, डिवाइड होगा बिल्कुल। 0.2 बस याद रखना है कि एक बंदा 0.2 स्क्वायर मीटर छेकता है, लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, उसको अपन मल्टीप्लाई करके ये 0.2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी एरिया आएगा उसको 0.2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके लिए भी तैयार रहें, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया तो आप इसको बताने के लिए तैयार रहें। सिंकिंग शाफ्ट के केस में देखो, ये अब जहां तक था वो शाफ्ट खुदा हुआ था, अब क्या है, शाफ्ट खोद रहे हैं, तो जैसे खोदते खोदते 45 मीटर से ज्यादा डेप्थ बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, डिटैचिंग हुक यूज करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सिंकिंग शाफ्ट के केस में एट सिंकिंग शाफ्ट के केस में क्या है, डिटैचिंग हुक 45 मीटर से ज्यादा जो रहेगा वो ऐसे टाइम पे गड़बड़, हाँ यार थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, भाई ने सुधार दिया। डिटैचिंग हुक कब यूज होगा, सिंकिंग शाफ्ट में 45 मीटर से ज्यादा डेप्थ होगा तो अपना क्या होगा, सिंकिंग शाफ्ट के डिटैचिंग हुक यूज होगा। बिटवीन द सेंटर ऑफ होल
डिटैचिंग हुक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिटैचिंग हुक और डिटैचिंग प्लेट के बीच का डिस्टेंस था वो 3.6 मीटर इसमें कम से कम रहेगा। जो हम ऊपर 1.28 मीटर और 3.6 मीटर ऊपर पढ़े थे वही चीज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सिंकिंग शाफ्ट के केस में। अब देखो 45 मीटर में तो डिटैचिंग हुक हो गया। अब 150 मीटर से जैसे होगा तो सफिशियंट कवर हम करेंगे फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग डाउन द शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर अपन क्या कर देंगे, सफिशियंट कवर लगा देंगे। अब ये ऊपर हम पढ़े थे नॉर्मल शाफ्ट के केस में। अब क्या है, शाफ्ट की खुदाई हो रहा है तब क्या रैप यूज होगा। देखो वहां भी 1 रैप में स्टॉप था, यहाँ भी 1 रैप में स्टॉप है, इंजन इन मोशन। वहां क्या है, वहां था रेज, तो रेज की जगह टेक अप स्लैक लिख दिया है, टेक अप स्लैक लिख दिया है। और व्हेन इंजन रेस्ट 1 रैप, ये 1 रैप एक और है रेज। ठीक है, यहाँ 3 ठो 1 रैप लिख दिया है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 3 1 रैप लिख दिया, बाकी सब कुछ रेज 1 रैप में भी हो रहा है वहां भी, और यहाँ भी 1 रैप में ही रेज हो रहा है। 2 रैप तो आप याद रख लीजिए, 2 रैप जहां आया तो लोअर होता है, ये हमेशा दिमाग में डाल लीजिए। 2 रैप मतलब लोअर। ठीक है, 3 रैप्स क्या है, टेक अप स्लैक व्हेन मैन आर राइडिंग। ओके, अब इन सिंकिंग शाफ्ट में क्या होता है, सामान भी ऊपर नीचे होगा, और सामान भी ऊपर नीचे होगा, आदमी भी ऊपर नीचे होंगे। तो सिंकिंग शाफ्ट में सामान भी ऊपर नीचे हो रहा है, उसी से आदमी भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखिएगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, टेकअप स्लैक 2 बार आया ना। इसमें और इसमें क्या डिस्टेंस है, इसमें मटेरियल ऊपर जाएगा, और ये क्या है, व्हेन मैन आर राइडिंग, आदमी लोग जब बैठे हैं तब 3 रैप मारा जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है लेकिन जो है यही है, बस ये याद रखना है। 2 रैप मतलब लोअर, मतलब आप इससे ऑप्शन भी काट सकते हो। 1 रैप लिया तो लोअर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, या तो स्टॉप होगा या रेज होगा। 1 रैप मतलब क्या, स्टॉप होगा या रेज होगा। वैसे ये सिंकिंग वाला तो नहीं पूछना चाहिए, नॉर्मल वाला ही पूछता है। Where the shaft exceeds 45 mm depth, at the bottom of shaft also protected adequate protective covering extending over the whole area। जब शाफ्ट का 45 मीटर से ज्यादा डेप्थ होगा तो नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं उनके भी क्या रहेगा, ऊपर में प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा रहेगा। वाइंडिंग रोप्स की बात करें, सिंकिंग शाफ्ट को छोड़कर लेस देन 30 मीटर इन डेप्थ एवरी वाइंडिंग रोप शैल बी ऑफ अ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। जो भी हमारा वाइंडिंग रोप रहेगा वो किसका बना रहेगा, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का बना रहेगा। और नो रोप, जो वाइंडिंग रोप रहता है वो कैसा होता है भैया, नॉन स्पिनिंग टाइप होता है। तो ये क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है कि वाइंडिंग रोप कैसा रहेगा, नॉन स्पिनिंग टाइप का रहेगा। स्प्लाइस रोप आपका वाइंडिंग रोप में नहीं चलेगा। ठीक है, नो रोप लिखा है ना, स्प्लाइस तो समझ रहे हैं, 2 रोप को जो जड़ जाता है, जोड़ दिया जाता है, वो जोड़ा हुआ रोप आपका नहीं चलेगा वाइंडिंग में। ठीक है, ब्रेकिंग लोड जो है उसका क्या रहेगा, कम से कम 10 टाइम्स द मैक्सिमम स्टैटिक लोड, मतलब जितना भी हमारा मैक्सिमम लोड उस रोप में लगने वाला है उसका ब्रेकिंग लोड कितना रहेगा, उससे 10 गुना ज्यादा रहेगा। जो भी वाइंडिंग रोप है उसमें मैक्सिमम हम देखेंगे कि इस वाइंडिंग में 50 केजी लगे रहेगा। मान लो 50 केजी होगा तो उसका वो जो ब्रेकिंग लोड रहेगा वो कितना रहेगा भैया, 10 गुना ज्यादा रहेगा। जो मैक्सिमम लोड देने चाहते हैं हम, उससे 10 गुना ज्यादा क्या रहेगा, ब्रेकिंग लोड रहेगा, कि वो किसी भी सूरत में टूटे ना। रोप टेस्ट किया जाएगा नॉट लेस देन 3 मीटर। हर 3 मीटर जब रोप को हम टेस्ट करेंगे कि हमारा रोप ठीक है कि नहीं, तो रोप को क्या करेंगे, 3 मीटर अपन काट लेंगे। ठीक है, और उसको अपन क्या करेंगे, टेस्ट करवाएंगे। मतलब जब रोप का टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है भैया, 3 मीटर काट दिया जाता है। यूज फॉर मोर देन 3.5 ईयर्स। वाइंडिंग रोप का एज पूछ सकता है कि वाइंडिंग रोप कितना साल तक चलता है, तो 3.5 साल आपका वाइंडिंग रोप चलता है। ठीक है, वाइंडिंग ए रोप का एज है ये, 3.5 साल बाद वाइंडिंग रोप को बदल दिया जाता है, मतलब कुल मिला के ये है। कैपिंग का देखो क्या है, 10 टाइम्स द मैक्सिमम स्टैटिक लोड देना, नो मोर टाइप ऑफ कैपिंग शैल बी यूज्ड विच फेल। ऐसा कैपिंग नहीं बनाना है जो कि फेल हो जाए 10 टाइम मैक्सिमम स्टैटिक लोड लेकर। ठीक है, रोप का जो हम ऊपर पढ़े कि ब्रेकिंग लोड क्या होगा, 10 गुना ज्यादा होगा लोड जो दे रहे हैं उससे। तो ऐसा कैपिंग नहीं करना है कि 10 गुना में अपना वो मैक्सिमम स्टैटिक लोड में टूट जाए। कैपल बेंट बैक टाइप नहीं रहेगा, इस तरीके का कैपल नहीं रहेगा। ठीक है, वेयर व्हाइट मेटल इज यूज इन द कैपिंग ऑफ रोप्स। अगर व्हाइट मेटल, देखो ये सब बहुत डीप है, कि अगर कैपिंग में व्हाइट मेटल यूज हो रहा है तो टेपर्ड पोर्शन जो है वो क्या रहेगा, सॉकेट शेल नॉट बी लेस देन 6.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप अप टू साइज ऑफ 26 मिलीमीटर। ठीक है, रोप का डायमीटर अगर 26 मिलीमीटर है तो जो उसका टेपर्ड पोर्शन है वो क्या होगा, 6.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप रहेगा।
और वही 26 मिलीमीटर से ज़्यादा है आपका डायमीटर, 26 मिलीमीटर से ज़्यादा है आपका डायमीटर, तो 7 1/3 आपका टेपर्ड पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है 26 मिलीमीटर तक डायमीटर में आपका 6.5, 26 मीटर ज़्यादा है तो 7 1/3 डायमीटर ऑफ द रोप अगर व्हाइट मेटल यूज हो रहा है। व्हाइट मेटल जो डालेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वन पोर जब हम उसमें डाल रहे हैं तो 363 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, सेल नॉट एक्सीड 363 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 300 डिग्री में वो मेल्ट हो जाना चाहिए, ऐसा व्हाइट मेटल होना चाहिए जो कि 300 डिग्री में मेल्ट हो जाएगा। और जब उसको हम पोर कर रहे हैं, जब उस खांचे में डाल रहे हैं, तो उसका क्या रहेगा, टेम्परेचर 363 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉकेट सेल बी हीटेड टू टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बिफोर द व्हाइट मेटल जो हम डालते हैं व्हाइट मेटल, तो व्हाइट सॉकेट को सॉकेट में डालने से पहले सॉकेट को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, रिकैपिंग एवरी 6 मंथ, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि रिकैपिंग हम करते हैं वो कितने इंटरवल के बीच में करते हैं, हर 6 मंथ में अपन क्या करेंगे, रिकैपिंग करेंगे। और रिकैपिंग करने से पहले क्या करेंगे, जो कैप तरफ का एरिया है उसका 2 मीटर भाग अपन काट के फेंक देंगे। ठीक है, और उसको एग्जामिन भी कर लेंगे। ठीक, टेस्ट करते हैं तो 3 महीने काटते हैं, और रिकैपिंग कर रहे हैं मतलब जो हमारा ऐसा वाला पोर्शन है जहां अपन अटैच करते हैं उसको रिकैपिंग हर 6 महीना में करना है, तो 6 महीना में रिकैपिंग करेंगे तो नीचे वाला 2 मीटर काट के फेंक देंगे, फिर अपन उसके बाद करेंगे। सस्पेंशन गियर के देखो, ऑल पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर यूज 6 साल, सस्पेंशन गियर का जो लाइफ रहता है वो 6 साल। 6 साल बाद अपन क्या करते हैं, सस्पेंशन गियर को बदल देते हैं। सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। यदि थ्रेडेड जॉइंट है सस्पेंशन गियर में तो 15 उसका वो है, क्या लिखे हो फ्रेंच की, उसकी के टेस्ट करेंगे, फ्रेंच की खोल कर भाई। थ्रेडेड जॉइंट है तो क्या भाई, 15 उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा। जितने भी केज और चेन है सस्पेंशन गियर में, डिटेचिंग हुक है, उसको क्लीन कितने दिन में करेंगे, हर 6 महीने में। ठीक है, ये हो गया। प्रोवाइड फर्दर डिटेचिंग हुक इन सिंकिंग शाफ्ट शैल बी एटलीस्ट एवरी वीक। हाँ, अगर सिंकिंग शाफ्ट है, शाफ्ट का खुदाई हो रहा है, तो डिटेचिंग हुक का क्या भैया, हर हफ्ते हम क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, एग्जामिन करेंगे हर हफ्ते। ठीक है, जो डिटैचिंग प्लेट है, डिटैचिंग बेल्ट है, सेफ्टी हुक के साथ जो यूज होता है उसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे हर 30 दिन में। जो डिटैचिंग प्लेट है उसको हर 30 दिन में एग्जामिन करेंगे। रिकैपिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं, 5 बार अप एंड डाउन करते हैं कि भैया ठीक से कैपिंग हुआ है कि नहीं। कैपिंग तो समझ रहे हैं ना, जो अपना सिरा अपन इस तरीके से बनाते हैं जिसमें कुछ अटैचमेंट कर दें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 बार हम ऊपर नीचे करके पहले देख लेंगे। और वाइंडिंग इक्विपमेंट का एग्जामिनेशन देखो क्या है, वाइंडिंग इक्विपमेंट का एग्जाम्पल हर 24 घंटे में करेंगे। वाइंडिंग रोप टू द ड्रम डेप्थ इंडिकेटर एवरी पार्ट ऑफ द सस्पेंशन गियर। हर 24 घंटे में क्या कर, देखो 24 घंटे था, 7 दिन था, 30 दिन था, और 12 महीने था। 24 घंटे में क्या क्या चेक करेंगे, रोप, ठीक है, वाइंडिंग रोप, डेप्थ इंडिकेटर, एवरी पार्ट ऑफ द, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुरंत खराब हो सकता है। ठीक है, सस्पेंशन गियर खराब हो सकता है, डेप्थ इंडिकेटर खराब हो सकता है, उसको क्या करेंगे, हर 24-24 घंटे में चेक कर लेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग केजेस, अदर मींस ऑफ गेट्स, ये सब। और ब्रेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 24 घंटे में आपको ब्रेक। आज हो जाएगा यार पूरा अगर आप लोग साथ देंगे तो, वरना या तो कुछ ब्रेक लेके फिर से चालू करते हैं आधा घंटे बाद। हो जाएगा, 7 तक पहुंच गए हैं, 10 तक ही करना है। मीथेन वो मिसलिनियस में मशीन ये सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अपन एक्सप्लोसिव तक ही पढ़ेंगे, इसलिए हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो आधा घंटा ब्रेक ले लेंगे, अगर एक साथ ज्यादा हो रहा है। आज ही करेंगे, मैं तो भाई कल का ऑप्शन ही नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, 2 पार्ट में कर लेते हैं, आधा घंटा का ब्रेक ले लेते हैं 9 बजे। ठीक है, 9 बजे आधा घंटा का ब्रेक कर देंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि एक साथ हो जाएगा तो भी ज्यादा हो जाएगा। 9:30 से जब तक हो जाए। ठीक है, ठीक ठीक। वाइंडिंग रोप, हाँ, हर 7 दिन में क्या करेंगे, वाइंडिंग रोप को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे वाइंडिंग रोप को, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड में
चला कर देखेंगे वाइंडिंग रोप पूरा सही है कि नहीं। मतलब आपका वाइंडिंग रोप ऊपर आते जाएगा तो आप 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड में क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ, मतलब देख के पता चल जाएगा वाइंडिंग रोप खराब हो रहा है कि नहीं। चलो वंस एटलीस्ट 30 डे, ये हो गया 24 घंटे में। अब ये 7 दिन हो गया। अब 30 दिन में क्या क्या करेंगे। 7 दिन में क्या किए, वाइंडिंग रोप को 1 मीटर पर सेकंड में चलाकर चेक किए। 30 दिन में क्या किए, वाइंडिंग रोप को 0.5 मीटर पर सेकंड में चलाकर देखेंगे। मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड में क्या होगा, वाइंडिंग रोप और धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो आप अच्छे से उसमें देख सकते हो, कहीं कुछ भी डिफेक्ट दिखेगा तो आपको दिख जाएगा। और 12 महीने में एक बार क्या करेंगे, वाइंडिंग इंजन को चेक करेंगे, जो हमारा मेन इंजन है, ठीक है, उसमें चेक करेंगे। गेट और फेंसेस देखो क्या है, 1.8 मीटर 1.2 मीटर वाइड क्या लिखा है। जो हमारा शाफ्ट रहेगा, 2 ठो शाफ्ट है, ठीक है, ये सॉरी, ये शाफ्ट है। शाफ्ट का क्या है, इस तरफ से, एक तो इस तरफ से निकलने का है, ठीक है, शाफ्ट का एक तो इस तरफ से निकलने का, एक तो इस तरफ से। तो इधर से उधर जाना है तो एक रोड बनता है, ठीक है, इधर से उधर जाना है तो एक रोड बनता है जिसका हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होगा और 1.2 मीटर से जो उसका चौड़ाई रहेगा वो 1.2 मीटर से कम नहीं होगा। आज हो जाएगा यार, कल तो आप लोग पूरा अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना सेल्फ स्टडी हो चुका है। ठीक है, तो शाफ्ट का इस तरफ से उस तरफ जाना है तो 1.8 मीटर से 1.2 मीटर। 24 घंटे में ब्रेक भी चेक किया जाएगा, बिल्कुल। ये हो गया आपका वाइंडिंग। अब हॉलेज में आते हैं। हॉलेज रोडवे क्या है देखो। हॉलेज रोडवे तो आप लोग देखा हुआ है, मैक्सिमम लोग इंक्लाइन वाले माइंस में ही किए होंगे। बाईपास रोड है भाई, ठीक, बाईपास रोड दो ही है। बाईपास रोड पीडीएफ में डाल दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है, ऐसे टिक किया हुआ पीडीएफ रहेगा पूरा। आप लोग उसको कभी भी खोल के रिवीजन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में ही डालूंगा, बिल्कुल, उसका टेंशन मत लो। रुको रुको, क्या हो गया भाई। कॉलेज पहुंच गए हैं, 9 पहुंच गए हैं, 11 तक करना है। अच्छा चलो, अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर आ रहे हैं। 9:15 तक का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, 9:15 तक का ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में ये थोड़ा बहुत ये भी आएगा, हॉल रोड वगैरह, ठीक है। 9:15 तक का ब्रेक ले रहे हैं। कितना, 8:50 हो रहा है ना। 9:15, 9:15 तक चलो, खा पी लो। वैलेंटाइन डे तो खत्म हो गया है, फिर भी जो करना है कर लो। अपन करते हैं 9:15 बजे चालू।